आज हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले एक्चुअल क्रक्स। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, कर क्यों रहे, क्या रीज़न क्या है करने का फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्या लगता है पर्पस क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग का? कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का, बराबर। कि सपोज एक कंपनी 1000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैं अगर कैलकुलेट करूंगा DCF अप्रोच यूज़ करके, मार्केट अप्रोच यूज़ करके 1500 आता है आंसर, तो मैं क्या बोलूँगा, करेंटली स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो मैं खरीदने जाऊँगा, बराबर। नॉर्मली 90-95% लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन मतलब क्या है, सिर्फ नंबर क्रंचिंग है। नंबर क्रंचिंग जितना ज़्यादा किया डिटेल में, DTA DTL मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट को मैंने फोरकास्ट किया तो सुपर्ब है, मतलब मैं बेटर हूँ बाकी लोगों से। नॉर्मली लोगों को ये लगता है, बट वो गलत है। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज नथिंग बट यू आर एक्चुअली टेलिंग अ स्टोरी थ्रू नंबर्स। तो दोनों स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी टेलिंग स्किल करने के लिए आप खुद कन्विंस्ड रहने चाहिए कंपनी के बारे में। आप खुद अगर कन्विंस्ड नहीं है, आप लोगों को कैसे कन्विंस करोगे? तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनी इन एंड आउट, बराबर। तो स्टोरी टेलिंग मतलब क्या, एक प्रोसेस होता है समझने के लिए कि आप कैसे, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कितना क्लीन है, कंपनी का रिपोर्ट्स कितना क्लीन है, एनुअल रिपोर्ट कितना अच्छा है, एंड उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितना अच्छा है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एडवांटेजेस है क्या कंपनी को, ये सब देखना है। सेकेंड पार्ट इज नंबर क्रंचिंग मतलब क्या? अगेन बहुत लोगों को लगता है फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अबाउट DCF वैल्यूएशन, गलत। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अबाउट हाउ वेल यू कैन फोरकास्ट अ कंपनी इनटू इट्स फ्यूचर। मतलब फॉर एग्जांपल अभी 2020 चल रहा है, मैं बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करने को होना चाहिए मेरे को कि 2021, 22, 23, 24, 25 में क्या कैश फ्लोज आने वाले हैं, क्या मेरा सेल्स ग्रोथ होने वाला है। एंड ये करने के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते, वहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है वी थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 years द सेल्स ग्रोथ वुड बी इन लाइन टू द लास्ट 2 years, या ऐसे समझ लो कि सेल्स ग्रोथ वुड बी अराउंड 11%। तो एज एन एनालिस्ट मैं क्या करता हूँ, 11% लेके फोरकास्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला। चलेगा क्या ऐसा? आप ऐसे समझो कि मैनेजमेंट कभी भी, बहुत कम मैनेजमेंट है इंडिया में जो एक्चुअली सच बताता है। मेजॉरिटी लोग क्या बोलते हैं कि सही होगा बिजनेस, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, बराबर है कि नहीं? सेकेंड पॉइंट, सेल्स ग्रोथ में मैनिपुलेशन हो सकता है, सेल्स में मैनिपुलेशन हो सकता है, डेलिबरेटली चैनल स्टफिंग हो सकता है। चैनल स्टफिंग मतलब क्या? मैं मेरे वेंडर को बोलता हूँ एक काम करो, मार्केट में सब लोग आपको 20 दिन में पैसा देना है, आप एक काम करो मुझे 50 दिन में पैसा दो, बट मेरा ही मान लो। पॉसिबल है? तो इन दैट केस में मेरा सेल्स तो इंक्रीज कर रहा हूँ ना, बट मेरे को पैसा जल्दी आ रहा है क्या? पैसा 50 डेज में आएगा, बराबर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मुझे अगर 50 डेज में पैसा आएगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मेरा कैश फ्लोस एक तो आएगा नहीं टाइम टू टाइम, फिर बैड डेट्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। 50 दिन है ना, तो वो लोग दे ही नहीं, बट मैं मेरे इनकम स्टेटमेंट में सेल्स तो दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बेच तो दिया वेंडर को, बराबर है कि नहीं? जिसकी वजह से ऑन पेपर क्या दिखेगा, इनकम स्टेटमेंट बढ़ के, बट आइडियली क्या है वो मैनिपुलेशन है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा आने वाला नहीं है। या तो आप सामने वाले को डिस्काउंट्स दे रहे हो, आप सामने वाले को डिस्काउंट दोगे तो आपका प्रॉफिट गिरेगा, तो डायरेक्टली सेल्स ग्रोथ वुड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू हायर अर्निंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि मेरा सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो मेरा अर्निंग्स बढ़ रहा है क्या, अर्निंग्स बढ़ रहा है तो मेरा फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है क्या। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एक चीज आइसोलेशन पे नहीं देखना है। समझ में आ रहा है? तो वही मैं आपको फुल स्क्रैच से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे, हाउ टू गो अबाउट टू फाइंड अ कंपनी विच इज एक्चुअली वेरी गुड एंड टू डू इट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। तो अभी मैं डेलिबरेटली कंपनी ले रहा हूँ रिलैक्सो, जो फुटवेयर इंडस्ट्री में है, बहुत सारे अच्छे लोगों का, इन्वेस्टर्स का फेवरेट पिक है ये। तो हम लोग अभी देखते हैं कि एक्चुअली ये कंपनी उतना सही है, अगर है तो कितना अच्छा है, या तो अगर प्रॉब्लम्स है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है रिलैक्सो में। सिंपल। तो रिलैक्सो बेसिकली फुटवेयर इंडस्ट्री में आता है। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे लिए, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के पहले वेबसाइट और विकीपीडिया देख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं गूगल में जा रहा हूँ, गूगल में मैं क्या कर रहा हूँ, रिलैक्सो सर्च कर रहा हूँ, विकीपीडिया। तो एक विकीपीडिया का पेज खोल दिया है एंड उसका वेबसाइट भी खोल दिया है, बराबर। हम लोग को हर एक चीज़ को ना, वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये ऐसा क्यों है, या ये है तो ये क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ना विकीपीडिया पढ़ते हैं। अभी अगर आप देखोगे
बाद में डोनेशन कर लेते हैं विकीपीडिया को। रिलैक्सो इतना ही दिया है, 5 ही लाइन दिया है, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये 5 लाइन में कुछ निकल के आता है क्या। ठीक है, सबसे पहले रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फुटवेयर मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसमें तो कुछ ठीक है, न्यू दिल्ली में मैन्युफैक्चरर है स्ट्रेट। इट इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब सबसे ज्यादा सेल कौन कर रहा है, मतलब बेसिकली लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब मार्केट लीडर है ये वॉल्यूम में। अभी मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज किसका सेल्स ज्यादा रहेगा डज इट नेसेसरीली मीन कि उसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा? नहीं ना, कितने प्राइस पॉइंट पे बेचता है, कितना मार्जिन है, सब कुछ देखना पड़ेगा ना एब्सोल्यूट अमाउंट में अर्निंग ज्यादा करने के लिए। इसका कॉम्पिटिटर क्या लगता है, कौन है? बाटा एक फेमस नाम है। पहले तो देखेंगे हम लोग एक्चुअली वो कॉम्पिटिटर है भी या नहीं है, बट फुटवेयर में फेमस नाम क्या है? बाटा, बराबर। तो बाटा का एक्चुअली नाम आपने ज्यादा सुना रहेगा रिलैक्सो से, राइट? तो ये लोग लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन कर रहा है? रिलैक्सो कर रहा है। तो एक बार हम लोग प्रॉफिट्स चेक करेंगे बाटा और इसका, देखने के लिए कि एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में कौन ज्यादा है। क्योंकि आखिर में बिजनेस का इन्वेस्टर कब पैसा बनाता है, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कब पैसा बनाता है? जब वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ कैश मिलता है उसको। सिंपल है ना, धंधा चालू किया है, यू हैव टू अर्न द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैश पॉसिबल, तो ही तो बिजनेस वाले को प्रॉफिट है, राइट? तो ही तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो जस्ट बिकॉज आपका वॉल्यूम ज्यादा है डजंट मीन नेसेसरीली कि आपका अर्निंग ज्यादा होगा। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये आना चाहिए दिमाग में कि वॉल्यूम्स में सबसे ज्यादा रिलैक्सो है, तो अर्निंग्स में भी है क्या? क्वेश्चन मार्क, मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ आपको पोस्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड, आई एम द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स तो ये लोग करते हैं, रेवेन्यू सेकंड लार्जेस्ट है उसका। क्यों? इससे क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोग का प्रोडक्ट्स में भी चीपर होगा। इतना, ये सिर्फ एक लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको कोई एक्सप्लिसिटली बोलने नहीं वाला है। ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे प्राइस पॉइंट्स क्या है इसका एंड बाटा का या किसी का भी। ठीक है, विद अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 5%। अभी मार्केट शेयर 5% है। अभी आपका सेकंड दिमाग में क्या आना चाहिए क्वेश्चन? मार्केट शेयर 5% है, टोटल इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर है ही कितना? 50%, 40%, 60%, कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है? जैसा आप डायग्नोस्टिक सेक्टर देखोगे, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स फॉर एग्जांपल, जो पैथोलॉजी लैब्स होता है, पैथोलॉजी लैब्स में अराउंड 50-55% अनऑर्गेनाइज्ड है और सिर्फ 45% ऑर्गेनाइज्ड में। थायरो केयर हो गया, डॉक्टर लाल हो गया, वैसे समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जाएगी उसका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड का पार्ट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम लोग को ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुटवेयर इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कितना है। सेकंड क्वेश्चन ये लिखो, सेकंड क्वेश्चन ये आना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड कितना, अनऑर्गेनाइज्ड कितना। या तो बुक में लिखो या तो वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखो, बट ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए एंड इसको आंसर करने को भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, The company makes products under 10 brands including Flight, Sparks, Bahamas, Coolmate। ठीक है, 10 अलग अलग ब्रांड है इन लोग का, रिलैक्सो का। क्या क्या है? फ्लाइट है, स्पार्क्स है, बाहामास है, स्कूलमेट है। तो अभी हम लोग को इसके बारे में देखना है। क्या देखना पड़ेगा कि 10 के 10 ब्रांड इनको कंट्रीब्यूट करता है क्या टॉप लाइन पे? टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब अर्निंग्स। ठीक है, हम लोग को ये देखना है क्या 10 के 10 ब्रांड सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या मेजरली। एक मेरे को बात बताओ, if there are only say 4 to 5 brands which are contributing around 95% of the total revenues, हम लोग को बाकी का 5 ब्रांड पे फोकस करने का जरूरत है क्या इतना ज्यादा? नहीं ना, क्योंकि हमारा मेजर रेवेन्यूज कहां से ड्राइव हो रहा है? वो 4 या 5 ब्रांड से हो रहा है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? वो 4 या 5 ब्रांड्स पे होना चाहिए। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छे चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स का जो हेड था ना सेल साइड का, उनका एक स्पीच देखा था मैंने, लाइव देखा था, पोस्ट कंप्लीटिंग माई CFA लेवल 3। बहुत सिंपल वर्ड्स में उन्होंने क्या बोला था, सिंपल, कि अगर टैक्स रेट 25% है, ठीक है, अगर आप 23% करते हो टैक्स रेट एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपका सेल रिकमेंडेशन से बाई रिकमेंडेशन हो जाता है, क्योंकि 25% टैक्स रेट है, 23 हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा तो कैश बढ़ा। तो अगर 25% आपने टैक्स रेट रखा है और 23% करते हो, सिर्फ 2% आप टैक्स रेट चेंज करते हो, एंड आपका अगर सेल रिकमेंडेशन से अगर बाय रिकमेंडेशन हो रहा है ना रिपोर्ट, तो आपका घटिया है मॉडल, एंड राइटफुली सो ना।
क्योंकि अगर इतने छोटे से मटेरियल चेंज है क्या, टैक्स रेट 25 को 23 करना बहुत मटेरियल चेंज है क्या कि आपका रिपोर्ट सीधा चेंज हो जाएगा? आपका ये बनाने का पर्पस क्या है फाइनेंशियल मॉडल? आप आगे जाके जॉब करोगे या खुद अगर इन्वेस्टर बनोगे, आपको ये रिपोर्ट्स बेचना है किसी को, रिपोर्ट्स किसी को बेचना है मतलब किसको बेचोगे? म्यूचुअल फंड्स को बेचोगे, बाई साइड को बेचोगे, बराबर है ना? फैमिली रन बिजनेसेस, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, उनको ये रिपोर्ट बेचोगे। रिपोर्ट बेचते टाइम आप सीधा नंबर्स नहीं बोलोगे, आपको उनको एक कन्विंसिंग स्टोरी बोलना पड़ेगा जिसके बेसिस पे उनको लगे यार हाँ ये लोग रिपोर्ट्स अगर बना रहे तो उस पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जस्ट बिकॉज आपका टैक्स रेट 25 से 23 आ रहा है डजंट मीन आपका रिकमेंडेशन सेल से बाय होना चाहिए। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल आपने बनाया है तो प्लीज फेंक दो वैसे मॉडल को। समझ में आ रहा है? लाइकवाइज यहाँ पे मैंने क्या बोला, 10 ब्रांड्स है, 10 ब्रांड्स में अगर 5 ही ब्रांड है जो 95% सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बाकी 5 ब्रांड को मत फोकस करो। मैं इन्हें बोल रहा हूँ इग्नोर करो बट फोकस मत करो क्योंकि 95% सेल्स वहां से आ रहा है आपका। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, सलमान खान वॉज साइंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिलैक्सो फुटवेयर्स। हम लोग को देखना है कौन से ब्रांड को कौन एंडोर्स कर रहा है, ठीक है? अक्षय कुमार है, कैटरीना कैफ है, सोनाक्षी सिन्हा है, सलमान खान है, रणवीर सिंह है, सब लोग है। तो हम लोग को एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है? फाउंडेड इन द ईयर 1976, फाउंडर्स मुकुंद लाल दुआ, रमेश कुमार दुआ, ठीक है? अभी हम लोग को विकीपीडिया में इतना ही समझा है, ठीक है? हम लोग का फर्स्ट पीओसी ये था, सेकेंड इज उसका एक्चुअल वेबसाइट, ठीक है? तो एक्चुअल वेबसाइट में मैं आ गया। एनुअल रिपोर्ट उसके बाद देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल, ट्रांसक्रिप्ट, वो सब बाद में देखेंगे, वो मैं बताऊंगा किस ऑर्डर में देखना है। सबसे पहले अबाउट अस में कंपनी, ठीक है? अबाउट रिलैक्सो फुटवेयर्स मोरलेस ये विकीपीडिया ने यहाँ से ही कहीं से लेते हैं वो लोग, ठीक है? अगर आप नोटिस करोगे वेबसाइट में जाओगे, होम में कंपनी में कितना ब्रांड्स बोला था, 10 ब्रांड, यहाँ पे डाला कितना ब्रांड है? 5 ही डाला है। माइट बी द केस कि ये 5 ब्रांड ही उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा सेल्स दे रहा है, इसके लिए वो वेबसाइट में डाल रहे हैं, नहीं तो ये कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो देखेंगे हम लोग अभी कुछ, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है। बामास, फ्लाइट्स, पार्क्स, ठीक है, डिटेल में हम लोग करेंगे। अबाउट अस, ठीक है, कंपनी, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या है देख लेते हैं, ये लोग का कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वेबसाइट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ठीक है? हरिद्वार है, भिवाड़ी है, ठीक है, वो देख लेंगे। बट एज ऑफ डेट कितना है? 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करूंगा क्या? अगर मेरे पास डेटा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मैं कितना बना पा रहा हूँ पर डे, कितना बना पा रहा हूँ, एंड अगर मेरे पास प्रॉपर डेटा है कि कितना मैंने यूनिट्स बेचे, तो मैं ऑन एन एवरेज बता सकता हूँ कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है। सपोज एक प्लांट है, एक प्लांट दिन का 100 बना पाता है फुटवेयर, ठीक है? एंड एक दिन में मेरा सेल्स हो रहा है लगभग सिर्फ 60 यूनिट्स, तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? कैपेसिटी बनाने का ताकत कितना है? 100 यूनिट्स, उसमें से बना कितना रहा हूँ मैं? सिर्फ 60, क्योंकि 60 बिक रहा है, या 60-65 बना रहा हूँ, तो मैं यूटिलाइज कितना कर रहा हूँ? सिर्फ 60-65%। मैं एज एन इन्वेस्टर व्हाट वुड आई वांट कि भाई अगर 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कम से कम एक 70% तो होना चाहिए यूटिलाइजेशन, और पीक के टाइम पे 80% 90% जाना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि हम लोग बराबर यूटिलाइज कर रहे पूरा। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिरता जाएगा तो क्या होगा? उसका मतलब क्या है? यानी कि डिमांड नहीं है। फिर वो लोग बहुत सारे तरीके कर सकते हैं डिमांड आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए, तो वैसे कंपनीज से मैं दूर रहूंगा। तो ये सब हम लोग को डिटेक्ट करने को आना चाहिए। समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसके लिए, बट वो आगे देखेंगे। अभी हम लोग ना ब्रांड्स पे आते हैं। ब्रांड में ये लोग ने क्या क्या दिया है? बामास, फ्लाइट्स, पार्क्स एंड स्कूलमेट। यहाँ पे भी देखो सिर्फ 4 ही दिया है, जबकि कितना था विकिपीडिया में? 10। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है कि वो लोग 10 का 10 दिया नहीं है, बराबर? तो वो देखेंगे क्या है। हम लोग अभी सिर्फ मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है ये देख के कि सिर्फ 4 ही दिया है, यानी कि यही मेजर उनका सोर्सेस होगा सेल्स रेवेन्यू का। बाकी उतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता रहेगा, जिसकी वजह से उन्होंने वेबसाइट में इतना डालने का रिक्वायरमेंट समझा नहीं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट इज बामास, ठीक है? बामास में अगर आप देखोगे ये कैसे लग रहा है? फंकी,
या कहीं बीच साइड में जा रहे हो, वही है ना बाहामास, मतलब वही आइलैंड, तो ये फंकी टाइप है, बराबर, ठीक है। देखते अभी अभी ना सब लोग ये लिखो, प्राइस पॉइंट्स क्या है, किसको केटर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से प्राइस पॉइंट पे कर रहे हैं चीज़ों को। वेलकम टू बाहामास, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। और देखो ना इतना वाइब्रेंट कलर्स है एंड फंकी भी है ना, स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट, मेन वुमेन किड्स तीनों को करते, ठीक है। सलमान ब्रांड एम्बेसडर है इसका, ठीक है, ज़्यादा दिया नहीं है। तो अभी हम लोग का काम क्या है, प्राइस पॉइंट्स चेक करना। तो एक बार है ना मैं मेन, हम लोग है ना अक्रॉस बोर्ड मेन का देख लेते हैं सिंपल करने के लिए, मतलब बाहामास, फ्लाइट, स्पार्क्स, हवाई, सबका हम लोग मेन का देख लेते हैं कितना प्राइस पॉइंट्स पे क्या क्या है। अगर आप देखोगे बाहामास मेन स्लीपर्स, पहले तो आप क्या लिखोगे कि ये लोग का जो प्रोडक्ट लाइन है बाहामास का, दैट इज इनटू स्लीपर्स, सिर्फ स्लीपर्स मेजॉरिटी। प्राइस रेंज कितना है, 100 से लेके सबसे महंगा अगर मैं देखने जाऊँ 200 के ऊपर नहीं है, राइट। तो 100 to 200 का स्लीपर्स आता है ऑन एन एवरेज। यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो 190 200 के ऊपर एक है, बट नहीं तो मेजॉरिटी क्या है 100 to 200, 120 to 200 डाल दो, ठीक है। एंड सिर्फ स्लीपर्स है एंड फंकी स्लीपर्स है। देखो वो लोग ने फोटोज भी वैसे ही डाले बीच के सामने, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान। ये तीनों चीजें लिख लो, इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज सेकंड इज व्हाट, फ्लाइट, कौन है ब्रांड एम्बेसडर, रणवीर, ठीक है। अगेन अगर यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये भी स्लीपर्स है बट उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर, एंड सैंडल्स भी है, देखो सैंडल्स भी है, स्लीपर्स भी है, बट वो स्लीपर्स फंकी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो अलग अलग कंज्यूमर को केटर कर रहा है। बाहामास अलग कंज्यूमर को केटर कर रहा है, फ्लाइट अलग कंज्यूमर को। ओवरलैपिंग भी ऑब्वियसली हो सकता है, कोई अगर गोवा जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, बाली जहां पे भी जा रहा है, तो वो देख सकता है, शायद ले लेगा, ठीक है। देखो यहाँ का प्रोडक्ट लाइन देखो, थोड़ा बेटर है, बेटर नहीं बोल सकते बट डिफरेंट है, फंकी नहीं है ना। अगेन मेन केस में मैं देख रहा हूं, अच्छा ये मेन का जो दिया हुआ है ये EVA एंड PU, ये प्लीज एक बार लिख लो, वो हम लोग आगे चेक करेंगे क्या है वो। यहां पे अगर एक बार देख लोगे तो प्रोडक्ट का प्राइस रेंज क्या है, थोड़ा एक लेवल ऊपर है, 250 तक भी जाता है, 300 भी है ना। एक मिनट, फ्लाइट का देखते ना, यहां पे देखो, ओके। तो सैंडल्स महंगा भी जा रहा है, स्लीपर्स है 160 में, प्लस इन लोग का सैंडल्स भी है जो जा रहा है, देखो 399 सैंडल्स या फ्लाइट मेन शूज 399, बट फिर भी आप देखोगे तो ज्यादा प्रीमियम नहीं है, ऐसा नहीं कि 1000 के ऊपर सब है, हार्डली। तो प्राइस पॉइंट्स क्या लिखोगे यहाँ पे, 150 to 250 अपना स्लीपर्स का या 200 का, बाकी शूज का एंड सैंडल्स का कितना तक जा रहा है, 400 तक। तो ऐसे लिख दो ना, ये लोग का जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स है 150 to 400 के बीच में आता है, बट ये लोग फंकी नहीं कर रहे, बाहामास फंकी कर रहे हैं, लोग नॉन फंकी स्लीपर्स, सैंडल्स एंड शूज भी हार्डली कुछ है, अगर आप देखोगे ज्यादा शूज है नहीं इन लोग का, ये लोग भी ज्यादा स्लीपर्स ही कर रहे हैं। तो अगेन वो लिखो कि ओपन फुटवेयर पे ही है इन लोग का होल्ड, ओपन फुटवेयर मतलब स्लीपर्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, बाहामास क्या था, फंकी, फ्लाइट क्या है, नॉन फंकी, एंड हार्डली 20-30 रुपीज का डिफरेंस आता है स्लीपर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ब्रांड है इन लोग का, स्पार्क्स। अभी ये थोड़ा प्रीमियम है, स्पार्क्स सबसे ज्यादा क्या बेचता है, सैंडल्स और शूज। देखो कौन है इसका एम्बेसडर, कौन है, अक्षय कुमार। एंड देखो ना उसका वो भी देखो ना, वो भाग रहा है, मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स। ये देखो द लाइनअप में क्या है, सैंडल्स और शूज है, एंड ये लोग का ये देखो स्लीपर्स भी देखो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है ना कंपेयर टू बाकी दो, फ्लाइट और बाहामास, ठीक है। एक बार देखते हैं मेन केस में, ये देखो कितने का आ रहा है,
600, 700, 400, 500 का तो स्लीपर्स है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये लिखो कि प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ रिलैक्सो। अगेन प्रीमियम मतलब प्राइस रेंज क्या है? 500। प्रीमियम मतलब थोड़े लोगों के लिए 4000 भी होता है, तो वो प्राइस रेंज लिखो। याद रखो जब मैं प्रीमियम बोल रहा हूं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रिलैक्सो, जनरल प्रीमियम का बात नहीं कर रहा हूं। बट ये देखो सैंडल देखो कितने का है, 1299, 1300 का तो सैंडल्स है। अगेन प्रीडोमिनेंटली ये लोग क्या है? प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इन लोग का, ठीक है, लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, स्कूलमेट। अगेन स्कूलमेट किड्स को ये नाम से समझ में आ रहा है। कितना है प्राइस पॉइंट इन लोग का? लिख लो 250 से लेके 400, 250 से 350, 400 बस। अगेन हम लोग को देखना है कि स्कूलमेट से कितना आ रहा है पैसा, ठीक है। 4 ही दिया है। अगेन हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट करेंगे तो पूरा 9 का 9 या 10 का 10 ब्रांड्स आ जाएंगे, तो तभी हम लोग चेक करेंगे एंड हम लोग रीजन देखेंगे कि क्यों वो लोग इसमें नहीं डाला है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? इतना तक किया है उसमें, आगे करें। अभी हम लोग है ना सबसे पहले स्टार्ट करते इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एक जिस्ट मिलने के लिए, बेटर समझने के लिए कंपनी, एक टॉप लेवल से बेटर समझने के लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अभी देखो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट। अभी ये कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। उससे हम लोग को आइडिया आएगा। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हम लोग को, जो हम लोग को देखने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अबाउट अस में जाओगे तो इन्वेस्टर रिलेशन करके मिलेगा, इन्वेस्टर IR, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो सब आ जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रेजेंटेशन। अगेन हम लोग को यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है ब्रिजेश? व्हाट कुड बी द रीजन कि एज एन एनालिस्ट और एज एन इन्वेस्टर आई वुड वांट टू सी कि क्या पैटर्न है, कौन होल्ड करता है शेयर्स को, क्यों? प्रमोटर के पास अगर स्टेक ज़्यादा है तो बेटर है कि कम है तो बेटर है? थंब रूल पूछ रहा हूँ मैं। अगेन ज़्यादा रहेगा तो बेटर है, क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है ना उसमें, वो क्यों फालतूगिरी करेगा, वो उसमें टाइम देगा, बराबर। तो ही शुड बी हैविंग स्किन इन द गेम। तो ही एज एन इन्वेस्टर आई वुड बी कंफर्टेबल कि बॉस इसका ही इज होल्डिंग 60%, ही इज होल्डिंग 70%, 75% सीलिंग है अभी, उसके ऊपर जा नहीं सकते, 25% तुमको देना ही पड़ेगा। और क्या देखने का इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि कितने म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर ना मैं ड्यू डिलिजेंस जाके कर नहीं सकता फिजिकली, बहुत मुश्किल है। जब तक मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ तब तक मैं मैनेजमेंट को भी नहीं मिल सकता। तो एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी क्या है कि कितने क्लीन, मेरा सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन सा है वो मैं देखूंगा। उनमें से एक ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो मैं काफ़ी श्योर रहेगा कि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्ट किया रहेगा, क्योंकि वो 2 करोड़ तो नहीं करते ना। एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 50, 100, 150, 200 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड्स। तो अगर वो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है वो ड्यू डिलिजेंस किया होगा कंपनी का? तो मैं क्या हो जाऊंगा एज एन इन्वेस्टर, मैं थोड़ा सेफ फील करूंगा। दैट डजंट मीन कि अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का भी चेक्स लगाऊंगा देखने के लिए कि कंपनी कितना अच्छा है। बट हम लोग के लिए एक अच्छा फीलिंग रहेगा कि हाँ यार शेयर प्रमोटर के पास 60% है, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है। फिर हम लोग को देखना पड़ेगा अच्छा प्रमोटर का 60% है, उसने कुछ प्लेज किया है क्या अपना शेयर्स? क्यों प्लेज करके उसने पर्सनल लोन लिया रहेगा तो गलती से पर्सनल लोन लेके अय्याशी कर रहा है, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो वो शेयर्स क्या करेगा? बैंक सीधा ओपन मार्केट में बेचेगा। फिर क्या हो जाएगा? ओवरहैंग हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड वुड बी मोर देन द डिमांड। तो अगर मेरा सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो शेयर प्राइस सीधा टैंक। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि शेयर होल्डर्स ने कितना प्लेज किया हुआ है, मतलब प्रमोटर ने कितना प्लेज किया हुआ है, एंड प्लेज भी किया है तो किसके लिए किया है? कंपनी के लिए किया है, लोन्स के लिए, किसके लिए किया है? आइडियली नेगेटिव ही है प्लेजिंग, बट वो अलग टॉपिक है। बट आपको समझ में आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद प्रेजेंटेशन, वहाँ पे मैं जाऊँगा।
इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन Q4 FY20। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट आया नहीं है अभी तक, तो हम लोग 2019 का ही एनुअल रिपोर्ट देखेंगे अभी के लिए, क्योंकि मेरे को सिखाना है इसके लिए। ऑब्वियसली जब मॉडलिंग करते हो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट सब करना पड़ेगा, बट अभी के लिए जब मैं एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ तो हम लोग 2020 के हिसाब से नहीं करेंगे, 2019 के हिसाब से करेंगे एनुअल रिपोर्ट समझने के लिए पूरा। तो वही आप 20 के लिए कर सकते हो, 18 के लिए कर सकते हो, सबके लिए कर सकते हो, ठीक है। बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लेटेस्ट है ना Q4 FY20, तो वो पहले चेक करते हैं। सबसे लेटेस्ट ही हमेशा देखने का। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मार्च 2020 रिलैक्स हो, बराबर समझ में आएगा, ठीक है। देख लेते हैं सेफ हार्बर, ठीक है। अगेन ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये परफॉर्मेंसेस देखो, ये हम लोग एनुअल रिपोर्ट में वैसे भी दिख जाएगा, 2020 या क्वार्टरली रिपोर्ट्स में वैसे भी ये सब दिखेगा। मेरा पर्पस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये नहीं है, मेरा पर्पस है कि वो लोग कुछ अलग चीज़ बोल रहे हैं क्या, एक ओवरव्यू दे रहे हैं क्या, देखो कंपनी ओवरव्यू, तो एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, वो सबसे डिटेल्ड रहेगा। लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, वैल्यू प्रोडक्ट्स है इन लोग का, ऑब्वियसली अभी समझ में आ गया है ना, काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स है इन लोग का। मतलब ये लोग किसको केटर कर रहे हैं, अगर इन लोग का सेल सबसे ज़्यादा बामास से होता है या लोअर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट से हो रहा है, यानी कि उन लोग किसको केटर कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास को, बराबर है। तो इन लोग को सेल्स बहुत एनॉर्मसली बढ़ाना पड़ेगा सो दैट प्रॉफिट बढ़े, बराबर है। बाटा अगर 1500 का प्रोडक्ट बेचता है एंड ये लोग अगर 100 का बेचता है, तो उधर ही डिस्पैरिटी हो गया ना, बराबर है कि नहीं। इन लोग को सेल्स वैसे ही ज़्यादा करना पड़ेगा मैच करने के लिए बाटा को। तो जस्ट बिकॉज आपका नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा सोल्ड है डजंट मीन कि यू आर अ बेटर कंपनी दैन योर कॉम्पिटिटर, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स उसके साथ जो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है, तो आगे देखते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो ऑफ मास अपील ब्रांड्स, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सब बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो 2020 में 9 ब्रांड्स दिया हुआ है, विकीपीडिया में 10 दिया है, तो किस पे भरोसा करने का, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, समझ में आ रहा है। उससे बेटर ये है कि हम लोग एक्चुअल ब्रांड्स ही देख लेना, कितना है, कितना नंबर ऑफ पेयर सोल्ड है, 17.9 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, प्लीज राइट इट डाउन। अगेन मेरे को एज एन एनालिस्ट क्या देखना है, लास्ट 8 ईयर्स में कितना पेयर सोल्ड है, कितना हुआ है, मतलब क्या YOY बढ़ रहा है क्या मेरा वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड क्या बढ़ रहा है लास्ट 8 ईयर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अभी के लिए आप लिख लो 17.9 करोड़, 8 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ठीक है। 10,000 प्लस SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्या है, क्यों जरूरत है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्यों जरूरत है, ट्रैक करने के लिए। अभी सपोज रिलैक्सो का बाहामास है, बाहामास में भी अलग अलग आएगा, बाहामास के जो प्रोडक्ट्स है, स्लीपर्स है, एक स्लीपर के भी 4 अलग अलग साइजेस होंगे, 4 या 5 अलग अलग साइजेस, सबका अलग अलग कोड होगा, 7 साइज 7 अलग, साइज 8, साइज 9, साइज 10 अलग अलग कोड्स। कंपनी को ट्रैक रखना इंपॉर्टेंट है ना, कि बाहामास का कौन सा प्रोडक्ट लाइन ज्यादा जा रहा है, फ्लाइट का कौन सा ज्यादा जा रहा है, कौन सा साइज ज्यादा जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये रीजन में प्रीडोमिनेंटली सब लोग 30 to 40 के एज ग्रुप के, उनका साइज भी नॉर्मली सबसे ज्यादा 8 का साइज बिक रहा है, एंड वो लोग ज्यादा फ्लाइट प्रेफर कर रहे हैं। कैसे समझेगा, इसके यूज के थ्रू समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि उसका कोड रहेगा ना मेरे पास, सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है, समझ में आ रहा है। साइज 8 फ्लाइट का, ये पर्टिकुलर उन लोग का जो भी पोर्टफोलियो का डिजाइन है वो वाला सबसे ज्यादा जा रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो मुझे पता है कि डिमांड वैसे वाले डिजाइन का ज्यादा आ रहा है, ये साइज का, तो एज अ कंपनी ओनर या कंपनी मैनेजमेंट में क्या करूंगा, मैं वैसा वाला मैन्युफैक्चर ज्यादा करूंगा, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद ठीक है, 8 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फिर 50,000 रिटेलर्स सर्व थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, कैसे चलता है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर्स, फिर कंज्यूमर्स, बराबर। तो रिटेलर्स 50,000 अलग अलग, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से 50,000 रिटेलर्स, मतलब अलग अलग दुकान में जा रहा है, कितना 50,000 प्लस स्टोर्स में जा रहा है, एंड वहां से कंज्यूमर के पास जा रहा है, बराबर। तो काफी अच्छा है नंबर्स, बट क्या हम लोग को देखना है ये प्रॉपर हो रहा है क्या, वहां सबसे कितना सेल्स हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए 50,000 में सिर्फ 20,000 एक्चुअली हो रहा है वहां से सेल्स, बाकी से इतना नहीं हो रहा है, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। ब्रांड आउटलेट, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, EBO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 390 प्लीज लिखो।
ये हमारे फेवर पे भी चल सकता है, ये नहीं भी फेवर पे चल सकता है। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सो का ही प्रोडक्ट्स जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल आप वेस्ट साइड देखते हो, हाइपर सिटी देखते हो, उसमें क्या है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होता है ना, वो उसको हम लोग एमबीओस बोलते हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। ये अपना ईबीओ है। अभी है ना, बहुत बार देखना पड़ता है कि ईबीओ वर्थवाइल है कि नहीं है, क्योंकि ईबीओ सेटअप करने के लिए आपको खुद का जगह चाहिए, रेंटल कॉस्ट बहुत बढ़ गया अचानक, बराबर है कि नहीं, सेल्स उतना हो रहा है क्या वो ईबीओ से? अगर वो सेल्स बहुत हो रहा है ईबीओ से तो ही वर्थवाइल है करने का उतना खर्चा, नहीं तो मेरा मार्जिन वहां पे गिर रहा है ना ईबीओ से, क्योंकि मेरा रेंटल कॉस्ट ही इतना ज्यादा है, तो डजंट मीन कि ईबीओ अच्छा रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है ईबीओ से बहुत ज्यादा सेल्स हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को चेक करना है कि हमारा सेल्स ईबीओ से कितना ड्राइव हो रहा है एंड क्या पर्पस है ईबीओ का। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, अगेन ये सब हम लोग को वाई चेक करना है हर साल या हर क्वार्टर, लास्ट 8 इयर्स के लिए चेक करना है कि मेरा रिटेलर्स कितने बढ़ रहे हैं, मेरे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स कितना बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, हम लोग को वाई देखना ही पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? नीचे मूविंग फॉरवर्ड, गेनिंग मोमेंटम, ठीक है, ये टाइमलाइंस है, ये बाद में देख सकते हैं हम लोग डिटेल में। अगेन की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स, अभी मोर और लेस है ना, कभी भी ऐसे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट जब दिया जाता है तो वो नॉर्मली अच्छा ही देते। कंपनीज थोड़ी बोलेगी कि प्रॉब्लम होने वाला है नेक्स्ट 3 इयर्स, मत करो इन्वेस्ट, नहीं ना। तो देखो वो कैसे बोल रहे, फेवरेबल डायनामिक्स ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं ना। लीडिंग प्लेयर इन वैल्यू सेगमेंट विद एन एरे ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। लीडिंग प्लेयर इन वैल्यू सेगमेंट, वैल्यू सेगमेंट मतलब क्या? बाहामास एंड फ्लाइट। वैल्यू मतलब क्या? सस्ता प्रोडक्ट्स, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, मतलब बाहामास एंड फ्लाइट, उसमें वो लोग लीडिंग प्लेयर है। आइडियली वो लोग ऐसे दे सकते थे ना, देने के लिए दे सकते थे कि नहीं, बट वो लोग ने कैसे दिया? बहुत जेनरिक स्टेटमेंट दिया है, ताकि एज एन इन्वेस्टर मुझे ऐसा देख के लगे यार वाओ यार सुपर। आई वुड वांट कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, वो ट्रांसपेरेंट रहे। एज एन इन्वेस्टर आई वुड बी कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहे। और इंडिया में ऐसा बहुत कम कंपनीज है। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे दिया करके वो लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको कि आपको याद रखना है कि इसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, ये क्या हुआ बात? ऐसे टर्म्स नहीं पसंद मुझे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, तुम बताओ ना कितना हो रहा है, या बताओ ना कितना यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे डाल सकते थे ना 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो मैं समझ जाऊंगा नंबर्स में कि 80% है, बाकी कंपनीज कितना कर रहा है, 65% कर रहा है, तो यस मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस है, बराबर है कि नहीं। फिर पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हम लोग देखेंगे रोबस्ट है नहीं है, रोबस्ट ये हम लोग डिसाइड करेंगे। वो लोग के बुक्स में क्या है, रोबस्ट है। फ्यूचर रेडी, क्योंकि देखो रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क थोड़ी है। रोबस्ट बोलने के लिए मेरा मार्जिन 15% से ज्यादा होना चाहिए, आरओई 20% से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो डेफिनेशन नहीं है रोबस्ट का कुछ। रोबस्ट मतलब सुपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो वो हम लोग के ऊपर है। अभी वील हैव टू चेक, मतलब वील हैव टू चेक कि रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है क्या, आर दे फ्यूचर रेडी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्चुअली एक्सेलेंट है क्या, लीडिंग प्लेयर वैल्यू सेगमेंट में है, एज अ कंपनी लीडर्स है क्या, डायनामिक्स क्या है फ्यूचर फुटवेयर इंडस्ट्री का, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये लोग के बोलने पे डायरेक्ट मत जाओ कोई भी कंपनी, जबकि रिलैक्सो इज वन ऑफ दी बेस्ट कंपनीज इन इंडिया, फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? इसके लिए मैंने बहुत अच्छा कंपनी उठाया है एनालिसिस करने के लिए, रिलैक्सो। ठीक है, आगे अट्रैक्टिव डायनामिक्स ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री। Again, India is the second largest footwear producer of the world after China, accounting for 9% of the world market. ठीक है, currently India exports only 10% of footwear produced, with domestic market being the major contributor of around 90%. ठीक है, ये लोग अभी बोल क्या रहे, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल टू ग्रो नियर टू 1 लाख करोड़ बाय 2021। इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल टू ग्रो 1 लाख करोड़। अभी हम लोग को करंट एक बार देखना पड़ेगा कितना है, तो उसके लिए 1-2 वेबसाइट्स है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला थर्ड पॉइंट। ठीक है, वो एक मार्क करके रख दो। इंडिया इज स्टिल एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट,
a per capita consumption of only 1.66 pair against a global average of 3 pair, developed countries of averaging around 6 to 7 pairs per annum. मतलब क्या बोल रहे हैं इसका शैलेश? इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना है सबके पास? 1.66 सैंडल्स. अभी 1.66 मतलब वैसे पॉसिबल नहीं है, वो लोग ने वैसे समझ में आ रहा है ना कितना लोग है, कितना सैंडल्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको डिवाइड करके निकाला है नंबर, इसके लिए ऐसे 1.66 आ रहा है. बट वो लोग का पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होते जाएगा पीपल वुड वांट टू बाय मोर सैंडल्स या चप्पल. मतलब बेसिक आइडिया ये कि चप्पल के साथ सैंडल भी लेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में डू यू प्रिफर टू वेयर स्लीपर्स और सैंडल्स? ऑब्वियसली सैंडल्स ना. स्लीपर में क्या होता है, पानी उड़ता है, बराबर है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका नीड बन जाता है. समझ में आ रहा है. बट वो कब होगा? जब लोगों का थोड़ा इनकम बढ़ेगा. ऑन एन एवरेज देखो, मैं और आपका एग्जाम्पल नहीं चल रहा है यहाँ पे. रिलैक्सो किसको केटर कर रहा है? लोअर मिडिल क्लास लोगों को केटर कर रहा है, एंड उससे भी कम लोगों को, क्योंकि 100-200 के प्रोडक्ट्स वो लोग ही लेंगे ना. वो लोग ज्यादा लेंगे ना, ऐसा नहीं है वो लोग ही लेंगे, सॉरी, बट हम भी लेंगे. बट समझ में आ रहा है आपको पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? ज्यादा वो लोग केटर उन लोगों को कर रहे हैं. जैसा डीमार्ट किसको केटर करता है? डीमार्ट ने क्लियर अपने कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट में बोला था कि हम लोग का टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास लोग है जिनका मंथली सैलरी 50,000 या 50,000 से कम है. दैट डजंट मीन कि 50,000 से ज्यादा वाले जो इनकम वाले वो नहीं खरीदेंगे, बट उनका प्रीडोमिनेंटली फोकस किस पे? मिडिल क्लास लोगों को. लाइक वाइज रिलैक्सो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता है, रिलैक्सो बहुत सेफ खेल रहा है, बट नेविल नरूना जो है डीमार्ट का सीईओ, उसने ये बोल दिया था कि हम लोग का केटर इसको ही करते. वैसे रिलैक्सो आपको डायरेक्टली बोल नहीं रहा, बट उनका टारगेट ऑडियंस कौन है? वैसे लोग जो 100-200 के चप्पल्स खरीदेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, बराबर है ना. वो लोग बाटा नहीं खरीदेंगे क्योंकि बाटा लेदर पे आता है, वो महंगा आता है. ये लेदर नहीं है, ये लोग का प्रोडक्ट्स लेदर से नहीं बन रहा है, ईवी एंड पीयू है, वो हम लोग आगे देखेंगे. समझ में आ रहा है आपको? 100% डन. ये सब फिर आगे देखेंगे. रिलैक्सो इज अ लीडिंग प्लेयर इन द वैल्यू सेगमेंट. अगेन वैल्यू का मतलब क्या है? सस्ता प्रोडक्ट्स, सिंपल लैंग्वेज में. मार्केट लीडर इन द वैल्यू सेगमेंट, रोबस्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हाई ब्रांड इक्विटी. ठीक है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को प्रॉपर्ली. स्ट्रक्चर्ड मार्केट रिसर्च, ओके, मार्केट रिसर्च अच्छा रहेगा ही, बिकॉज ये हम लोग प्रॉप दे सकते हैं उनको कि मार्केट रिसर्च अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट इन लोग 40 ईयर्स से है बिजनेस में, 40-44 ईयर्स से बिजनेस में है ये लोग, तो उतना तो बनता है उन लोग का. मार्केट रिसर्च उनको पता है कि क्या कैसे मार्केट चल रहा है, क्या चल रहा है डायनामिक्स. ठीक है. प्रोडक्ट इनोवेशन, इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली ये भी मैं मानता हूँ. प्रोडक्ट rationalization, in season launches with optimal product portfolio, around 20% of the portfolio is restyled every year. तो on an average every 4 to 5 years पूरा पोर्टफोलियो बदल रहा है इन लोग का, बराबर है. every year almost 20% of the portfolio is restyled, रीडिजाइन कर रहे हैं वो लोग. तो every 4 to 5 years पूरा उन लोग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ही चेंज हो रहा है, बराबर. ब्रांड इक्विटी, ठीक है. अच्छा, आवर पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स विद स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज, यहाँ पे इन लोग का एक्चुअल है. स्पार्क, फ्लाइट, बाहामा, स्कूलमेट, बॉस्टन, मैरी जेन, कैजुअल्स, किड्स फन, रिलैक्सो का हवाई है, रिलैक्सो हवाई करके एक आता है. यानी कि कितना ब्रांड्स हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांड्स, नॉट 10. ठीक है. अभी है ना, व्हाट आई वांट टू डू इज एक एक का प्राइस पॉइंट देखना है मेरे को, ताकि मुझे समझे अच्छे से कि क्यों वो लोग ने नहीं वहाँ पे वेबसाइट पे डाला है. 2 रीजंस हो सकते, देखेंगे अभी. स्पार्क्स फ्लाइट्स का देख लिया आपने, बहामास का देखा है, स्कूलमेट का देखा है, अभी रिलैक्सो हवाई का एक देखते हैं. चप्पल प्राइस, रिलैक्सो का इन हाउस स्लीपर्स है ये 97, हवाई का 161. एक मिनट मैं यहाँ पे ही देखता हूँ. ये रिलैक्सो का ही है, सही में मजबूत हवाई. ये आपको दिख रहा है एकदम बेसिक है, ये भी फंकी नहीं है बट उतना ही बेसिक भी है. कितना है इसका प्राइस पॉइंट हवाई का? अगेन किसको कैटर कर रहा है ये, बराबर ना. ये देखो ना, ये हम लोग ये सब 90s के मूवीज में पहनते थे, वैसे टाइप के है ना, ये टिपिकल. ये थोड़ा डिफरेंट है, बट मोर और लेस प्राइस पॉइंट्स क्या है? 100 150, बराबर. उससे भी सस्ते में मिलता है हवाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 75-80 रुपीज़ में भी मिलता है.
देखो ना चालू कहाँ से हो रहा है, देखो प्राइस रेंज है क्या, देख लेते हैं कुछ। 78 का है, देखो सबसे सस्ता। समझ में आ रहा है तो वो प्लीज लिखो। रिलैक्सो हवाई सबसे सस्ता वही है इन लोग के ब्रांड में। उसके बाद आता है बामास। ओके, उसके बाद यहां पे देखो प्लीज, बॉस्टन करके एक है, रिलैक्सो बॉस्टन करके टाइप करता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे बॉस्टन थोड़ा प्रीमियम लग रहा है दिखने में, बराबर है कि नहीं? कहीं भी यहां पे रिलैक्सो नाम दिख रहा है आपको प्रोडक्ट में? नहीं ना, उसका एक रीजन है, बॉस्टन ही नाम है, बॉस्टन ब्लैक, बॉस्टन टैन। क्या है यहाँ पे? फॉर्मल शूज, सैंडल सब महंगा है, बराबर। प्लीज लिखो कि इन लोग का एक्चुअल प्रीमियम प्रोडक्ट्स बॉस्टन है, रिलैक्सो बॉस्टन। अगेन बट वहां पे प्लीज वो पॉइंट मेंशन करो कि ये लोग ने, रिलैक्सो ने डेलिबरेटली अपना नाम एसोसिएट नहीं किया है बॉस्टन के साथ, वो लोग ने अलग ही कर दिया है। अगेन इसका रीजन बता सकते हो क्यों? ब्रांड इमेज। अगर आपको पता है मारुति ने ना एक 18 लाख का गाड़ी निकाला था आज से 4, 5, 6 इयर्स पहले, मारुति किजाशी, बट वो चला क्या? क्यों? सिंपल, मारुति क्या कैटर करता है? स्विफ्ट। दिमाग में वही है ना, स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट। 5 to 7 लाख, एक मिडिल क्लास वाला, एक शादीशुदा, वही उन लोग का एडवर्टीजमेंट भी वैसे ही रहता है, सब कॉन्शियसली फैमिली ड्रिवन कार। 5 to 7 लाख जो मिडिल क्लास का मेजर पॉपुलेशन, मिडिल क्लास का वही ऑपरेट करता है, तो वो लोग उसको करते हैं। उन्होंने क्या सोचा, चलो 18 लाख का गाड़ी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मारुति का ब्रांड तो सुपर्ब है, ब्रांड नेम सुपर्ब है, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑटो में टू इन्वेस्ट इन, बराबर। बट चला वो गाड़ी? नहीं चला। क्यों? जैसा ब्रिजेश ने बोला, लोग उसको एसोसिएट ही नहीं करते ना प्रीमियम प्रोडक्ट से। तो वो लोग ने सोचा यार मैं इलांट्रा है और किजाशी है, मैं क्यों किजाशी लूंगा, मैं इलांट्रा लूंगा ना, लेना ही है प्रीमियम 18-19 लाख तो मैं वो लूंगा, क्यों मैं किजाशी लूंगा जो प्रीडोमिनेंटली सिर्फ मिडिल क्लास को ही केटर करते आ रहा है। एंड वो फिर ब्रांड आ जाता है ना, मैं अगर 20 लाख डाल रहा हूं तो मैं मारुति क्यों लूं, फिर मैं Hyundai लूं, वो ज्यादा बेटर है, लेना ही है, या कोई और ब्रांड स्कोडा ले लूं, क्योंकि वो लोग प्रीमियम को टारगेट करते हैं, बराबर है ना। इंडिया बहुत स्टेटस ड्रिवन कंट्री है, आपको वो भी समझना है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ रहा है? दैट्स द रीजन बॉस्टन यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट है। एंड अगर रिलैक्सो का नाम यहाँ पे आएगा तो इट माइट बी द केस कि पीपल वुडंट बाय बॉस्टन, रिलैक्सो बॉस्टन। जैसा अभी मारुति ने भी देखो ना कॉन्शियस एफर्ट लिया नेक्सा अलग निकालने का। मारुति सुजुकी अलग है शोरूम, नेक्सा अलग है शोरूम। नेक्सा के रिप्रेजेंटेटिव से एक बार मिलो, मारुति के रिप्रेजेंटेटिव से एक बार मिलो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एक प्रीमियम को केटर कर रहा है। वो लोग ने ये कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है कि बॉस हम लोग नेक्सा अलग ऑपरेट करेंगे, समझ में आ रहा है? सिमिलरली ये बॉस्टन किसको केटर कर रहा है? मेन, ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट एक्चुअल। उसके बाद कौन सा है? मैरीजेन, रिलैक्सो मैरीजेन करता हूं। सेम बॉस्टन के जैसे विमेन का प्रीमियम प्रोडक्ट, देख के ही समझ में आ रहा है ना, सेम लेआउट है उन लोग का। उसमें जूते थे, इसमें विमेन सैंडल्स है या शूज है, जो भी है, वॉच, ग्लेस, सब कुछ, रिंग है कि नहीं प्रीमियम? देखो ना सैंडल ही कितना है, स्लीपर्स ही 600 है, देखो 1400 के सैंडल्स, कैजुअल सैंडल्स। इन लोग का फॉर्मल भी होगा शायद, देखेंगे है क्या, देखना पड़ेगा, बट प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, समझ में आ रहा है। एंड इन लोग ने डेलिबरेटली अपने आप को डिसएसोसिएट किया है मैरीजेन से, इज बिकॉज उन लोग को चाहिए कि वो एक अलग ब्रांड बने। किसी को समझ में नहीं आए, डायरेक्ट एक कंज्यूमर को डायरेक्ट समझ में नहीं आए कि रिलैक्सो है इसके पीछे, समझ में आ रहा है? सिंपल।
ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअल प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। अभी हम लोग को देखना ये इंपॉर्टेंट है, मैरी जेन एंड बॉस्टन कितना सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कैजुअल्स एंड किड्स फन, ठीक है, रिलैक्सो कैजुअल्स, अगेन आई डोंट थिंक सो इससे कुछ आ रहा रहेगा, रिलैक्सो कैजुअल्स एंड रिलैक्सो किड्स फन। ठीक है, ऐसे ये डायरेक्ट कैजुअल्स करके आ नहीं रहा है इन लोग का। किड्स फन तो बेसिकली बच्चे लोगों का है, 4 साल 5 साल, आई एम गेसिंग 4 to 8 ईयर्स वालों के लिए। पोकीमॉन का स्टाइल है, अभी चल रहा है, तो देखो ना बल्बासौर का डाला हुआ है सैंडल में, वैसे सब है, मतलब चल रहा है टाइम पास। ठीक है, बच्चे लोगों को अच्छा लगता है, चारमेंडर वो सब है। किड्स फन पोकेमॉन ब्लैक रेड किड्स कैजुअल 425, तो बेसिकली केटर किसको कर रहे हैं? 4 to 8 ईयर वालों को। तो हम लोग को देखना है बच्चे लोगों के सेगमेंट में, किड्स के सेक्शन में किड्स फन आता है एंड आता है स्कूलमेट, तो वील हैव टू चेक कि ये लोग का कितना स्कूलमेट्स एंड किड्स फन के थ्रू आ रहा है टोटल सेल्स में, राइट? तो वो भी एक चेक करो। तो देयर आर 9 ब्रांड्स, फर्स्ट इज पार्क्स, सेकंड इज फ्लाइट, थर्ड इज बाहामास, फोर्थ इज स्कूलमेट, फिफ्थ इज रिलैक्सो हवाई, सिक्स्थ इज बॉस्टन, सेवेंथ इज मैरी जेन, एट्थ इज कैजुअल एंड नाइन्थ इज किड्स फन। 9 ब्रांड्स है। Out of these, at least 4 to 5 brands should be contributing to the top line revenues. Let's see क्या होता है। Sustained manufacturing excellence, strong in-house manufacturing capabilities, 8 manufacturing facilities with a capacity to produce around 7.5 lakh pair per day. मिलके 7.5 lakhs on an average बनाते हैं, ठीक है? तो एक बार एक्सेल खोल रहा हूँ, 7.5 lakhs कर रहे हो लोग, बराबर? पर डे क्या लगता है कितना ऑपरेशनल डेज कितना रहेगा लेबरर्स का? 330 डेज तो रहेगा ऑन एन एवरेज। देखो ये अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, तो टोटल इनका कैपेसिटी क्या लगता है कितना रहेगा? 7.5 lakhs पेयर पर डे ऑन एन एवरेज, साल में 330 डेज ऑपरेशनल है, तो कितना ये लोग 100% कैपेसिटी करेंगे तो कितना बना सकते हैं इंटू 330, कितना हो गया? 24.75 करोड़ ना, 2.4 नहीं, 330 है तो 24.75 हो गया ना, 7.5 lakhs है ये टोटल, 24.75 करोड़, ठीक है, 24.75 इन करोड़, बराबर? अभी है ना, इन लोग साल में अगर 100% पे करते तो 25.75 करोड़ का इनका होता। इन्होंने बेचा कितना है, था ना वो डेटा, पेयर सोल्ड, एक मिनट, 17.9 करोड़। अगर 100% पे ऑपरेशनल होता तो 24.7, तो टोटल बेचा कितना? 17.9, तो कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 72% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो ऑन एन एवरेज 70% कैपेसिटी मान सकता हूं। मिल गया मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सिंपल था ना। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने का, उससे भी हम लोग को समझ में आ जाएगा डिमांड सप्लाई क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, लिख दो। अगेन उसके बाद ये सब चीजें हम लोग बाद में देख सकते हैं डिटेल में क्या है करके। यहाँ पे देखो रिटेलर्स, एमबीओस क्या था? मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूटर से कितने लोगों के पास जा रहा है, कितने रिटेलर्स एमबीओस के पास जा रहे हैं? इन टोटल 50,000 प्लस, देयर आर अराउंड 700 डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगेन सी फॉर एग्जाम्पल थाने डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, 2 एस्पेक्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एक आता है पेनिट्रेशन का, एक आता है कितने अलग अलग जगहों पे तुम डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप कर रहे हो। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल थाने डिस्ट्रिक्ट में मैं कितने गांव तक पहुंच पा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दैट इज पेनिट्रेशन। थाने के अंदर ही कितने लोगों तक मैं पहुंचा पा रहा हूँ। दूसरा हो सकता है कि थाने में मैंने 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिए, फिर सीधा मुंबई में एक डिस्ट्रीब्यूटर डाला। ये है अलग अलग रीजन कैप्चर करना। मुझे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलैक्सो कितने रीजन्स को भी टारगेट कर रहा है और एक रीजन में कितने अच्छे से पेनिट्रेट कर पा रहा है सबसे नीचे लेवल तक जाके। दोनों चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं कैसे देख सकता हूं? मैं लास्ट एक कॉन कॉल सब चेक कर सकता हूं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे देख सकता हूं कि किसी ने ये क्वेश्चन पोस्ट किया है क्या, समझा? लास्ट 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में मैं रीड करना पड़ेगा। सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स YOY कितना था, आज से 8 साल पहले कितना था, आज से
आज कितना है 700, ताकि एक ट्रेंड समझ में आए कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा रहे तो कितना बढ़ा रहे, एंड बढ़ा रहे तो कैसे बढ़ा रहे, रीजन वाइज बढ़ा रहे कि एक ही रीजन में वो लोग 2-3 और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड कर रहे पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, समझ में आए ये दोनों पॉइंट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। कंट्रीज एक्सपोर्टेड टू अराउंड 40 कंट्रीज। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये लोग बोल रहे 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे, बट उनका सेल्स ही अगर एक्सपोर्ट से कम रहेगा, सेल्स टोटल 100 करोड़ है, उसमें से एक्सपोर्ट सिर्फ 1 करोड़ रहेगा, तो डज इट मैटर वो 40 कंट्रीज में कर रहे, 30 कंट्रीज में कर रहे, 2 कंट्री में कर रहे? जरूरत है क्या? नहीं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जस्ट बिकॉज वो लोग ने दिया है कंट्रीज एक्सपोर्टेड टू, अरे 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो सुपर भी रहेगा कंपनी, नॉट नेसेसरीली। समझ में आ रहा है? 100 करोड़ में से 2 करोड़ ही सिर्फ एक्सपोर्ट रहेगा तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, मुझे 40 कंट्री हो या 2 कंट्री हो, तो मैं उसमें ज्यादा टाइम ही नहीं डालूंगा। हो सकता है कोई ये देखे कि यार कौन सा कंट्री पे एक्सपोर्ट करते हो। जरूरत है क्या हम लोग को जानना अगर 100 में से सिर्फ 1 करोड़ आ रहा है रेवेन्यू, 2 करोड़ आ रहा है, 3 करोड़? नहीं, क्योंकि साइजेबल अमाउंट ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ये देख सकते हो एक्सपोर्ट में भी प्रीडोमिनेंटली कौन सा प्रोडक्ट है, बाहामास का है, फ्लाइट का है, स्पार्क से क्या है, हवाई है। ओवरसीज ऑफिस इन दुबई, अगेन ठीक है, मतलब ये लोग वो दिखा रहे हैं कि मतलब इंडिया के बाहर भी हमारा ऑफिस है, फ्रैंकली वही मुझे लग रहा है, बट ठीक है देखेंगे एक बार ओवरसीज ऑफिस दुबई में कर क्या रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट है, रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, ये हम लोग खुद चेक करेंगे विद ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, डेट रेटिंग। अभी देखो फुटवेयर इंडस्ट्री वैसे भी एक्सपेंशन है ना, अपना रिटेन्ड अर्निंग्स अपने इक्विटी से ही करता है, क्योंकि वो लोग का डेट प्रीडोमिनेंटली कम ही रहता है, तो उनका डेट रेटिंग अच्छा ही होगा ना। एफएमसीजी कंपनीज अगर आप लोगे, ब्रिटानिया, नेस्ले, कोई भी, उन लोग का डेट कम ही रहता है ना। डी मार्ट हो गया, बराबर है कि नहीं, रिटेल में डी मार्ट हो गया, तो उनका रेटिंग्स अच्छा ही रहेगा। डेट रेटिंग्स इतना फायदा नहीं है देखना। फुटवेयर हो गया, एफएमसीजी, सब समझ में आ रहा है आपको, बट इन लोगों ने दिया है ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए प्लस पॉइंट है ना। डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, बट हैविंग सेड दैट हम लोग एक बार देख लेंगे कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके, बाटा ने कितना लिया है, खादिम ने कितना लिया है, रिलैक्सो का कैसा है, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, अगेन डिविडेंड पे आउट हम लोग एक्चुअली देखेंगे क्या है। अगेन ये थोड़ा देखो, अभी 2 तरीके के इन्वेस्टर्स है, एक है जिनको डिविडेंड्स चाहिए, एक है जो बोलता है डिविडेंड्स मत दो, आप कंपनी में री इन्वेस्ट करके ग्रो करो आपका टॉप लाइन, एंड विज़िबी आपका अर्निंग्स भी लाइकवाइज बढ़ेगा, बराबर है। तो ये हम लोग को यहाँ पे दिया है इन्होंने कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट। अभी मैं एज एन एनालिस्ट ये देख रहा हूँ क्यों आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो। आइडियली आपका, अभी आपने क्या बोला था, फुटवेयर इंडस्ट्री वुड बी ग्रोइंग, तो आइडियली यू शुड बी डिप्लॉइंग योर मनी इन योर ओन बिजनेस रादर देन गिविंग इट आउट टू द इन्वेस्टर्स। बट वो लोग क्या बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट उनका बढ़ रहा है। डिविडेंड पे आउट यहाँ पे ये क्या, एक सेकंड, डिविडेंड एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो आई वुड वांट टू सी कि कितना परसेंट उनका एक्चुअली डिविडेंड पे आउट है। अर्निंग 100 करोड़ है, अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है, 100 करोड़ में उन लोग 40 करोड़ डिविडेंड्स दे रहे, तो आई वुड बी अ बिट रिलक्टेंट टू पुट मनी, इज बिकॉज आई वुड वांट ग्रोथ इन दिस सेक्टर। बिकॉज वन, आप बोल रहे हो कि फुटवेयर इंडस्ट्री एज अ होल बढ़ने वाला है, सेकेंड इज आप बोल रहे हो कि मेरे को ये देखना है ऑर्गेनाइज्ड अगर कम है, ऑर्गेनाइज्ड 40% है, अनऑर्गेनाइज्ड 60% है, तो ऑब्वियसली इन द कमिंग टाइम्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ये लोग खाएंगे ना शेयर, तो ग्रोथ तो होगा ही। तो अगर ग्रोथ करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो फॉर दैट यू विल नीड मनी। तो यू विल नीड मनी, तो डिविडेंड्स क्यों दे रहे हो आप? तो मेरे लिए नेगेटिव है पर्सनली, बट मेरे को देखना है कि कितना दे रहे। अगर 100 करोड़ में 2 करोड़ दे रहे तो फिर चलेगा, 100 करोड़ में 40 करोड़ डिविडेंड दे रहे तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वील हैव टू चेक। समझ में आ रहा है? अभी थोड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे को डिविडेंड्स ही चाहिए, तो वो अलग क्लाइंटल है। इसके लिए हमेशा 2 तरीके के क्लाइंटल होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ क्लाइंटल, एक होता है डिविडेंड क्लाइंटल, वैल्यू क्लाइंटल बोलते हैं उनको। नॉर्मली जो एजेड रहते हैं, नॉर्मली, हाँ अगेन ये थंब रूल है, वो लोग दे वुड वांट डिविडेंड्स, क्योंकि उनका रिटायरमेंट के बाद क्या है, काम जॉब नहीं है, तो फिर उनको डिविडेंड्स के थ्रू रहने को मिलना चाहिए, वैसा। समझ में आ रहा है? बट मैं एज एन एनालिस्ट मैं चाहूँगा कि ग्रोथ हो ये वाले एटलीस्ट इंडस्ट्री में एंड ये वाले कंपनी में। आई वुडेंट वांट डिविडेंड्स, बट ये लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे देखना है कि वाई डिविडेंड पे आउट कैसा हुआ है, क्या हुआ है, क्यों डिविडेंड्स बढ़ा रहे, वो सब मेरे को चेक करना है। तो ये एक यहाँ पे चीज़ मुझे नोटिस करना है। बट अभी आपको समझ में आया क्या, विकीपीडिया वेबसाइट एंड इतना देख के कितना क्वेश्चंस आ गया दिमाग में? आइडिया वो है
कि ये क्वेश्चंस आना चाहिए आपके दिमाग में एंड उसको आप एक एक करके कैटर करने को आना चाहिए। ईपीएस एंड नेटवर्थ ये ठीक है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे खुद से, यहाँ पे अभी फोकस करने का जरूरत नहीं, हम लोग देखेंगे खुद से सॉल्व करके, ठीक है। फिर हाईली एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रमेश कुमार दुआ, निखिल दुआ, पंकज श्रीमली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विवेक कुमार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नॉर्मली स्टेक नहीं रहेगा इसमें कंपनी में, बट ये देखो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है दुआ फैमिली है, रमेश कुमार दुआ, निखिल दुआ, मुकुंद लाल दुआ, ठीक है। अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि ये लोग में मैनेजमेंट को कितना, जो सीईओ है, सीएफओ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कितना पैसा लेता है। प्रॉफिट्स हुआ है 40 करोड़, उसमें से 20 करोड़ तो मैनेजमेंट ने लिया है, तो नहीं चलेगा। वैसे तो एज पर इंड AS 10% सीलिंग है, प्रॉफिट्स का 10% ही वो लोग ले सकते हैं पूरे प्रॉफिट्स का, ऐसा है कुछ। वो सीलिंग हम लोग आगे देखेंगे क्या है, बट वो इंडिया का है, इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है, तो वो सब हम लोग को देखना है। फिर हम लोग को देखना है कितना प्रोफेशनली रन है ये लोग रन कर रहे हैं कंपनी को, ये सब चीज़ें देखना है। बट कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 1 2 3 4 आउट ऑफ 8 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, बाकी का स्टेक है वो हम लोग देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख जाएगा। मैनेजमेंट टीम में भी देखो, एग्जीक्यूटिव वीपी मार्केटिंग गौरव दुआ, एग्जीक्यूटिव वीपी फाइनेंस रितेश दुआ, एग्जीक्यूटिव वीपी रिटेल नितिन दुआ। अभी ना प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, एक होता है फाउंडर सीईओ है चलेगा, बट उसका भांजा, उसका नेफ्यू, उसका ये, उसका वो, सब उसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग है, एग्जीक्यूटिव वीपी है, तो उनका ना 2 चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है, क्या वो जेन्युइनली डिजर्व करता है वो पोजीशन, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, एंड वो आने से कितना मेरा सेल्स को इंप्रूवमेंट मिला है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कितना उसको सैलरी मिल रहा है। जस्ट बिकॉज वो नेफ्यू है, यही सेम पोजीशन मिस्टर गौरव दुआ एग्जीक्यूटिव वीपी मार्केटिंग, यही सेम पोजीशन बाटा में अगर आप जाओगे तो अज्यूम करते कि एक 30 लाख का सैलरी रहेगा, बट सिंस ये दुआ फैमिली का है, इसका रिलैक्सो में 1 करोड़ है। जस्टिफाई होता है क्या? नहीं होता है। इस बिकॉज 30 लाख का सेम मतलब कोई और बंदे को हम लोग रख सकते हैं ना 30 लाख में, सेम आउटपुट देगा वो। तो मैं 70 लाख बचा रहा हूँ ना, अगर इसको 1 करोड़ दे रहा हूँ, 30 लाख अगर एक्चुअल सैलरी जस्टिफाइड है तो 70 लाख में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 70 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मतलब कंपनी के हाथ से जा रहा है पैसा। वो 70 लाख अगर मैं डिस्पर्स कर देता तो आपको मिलता ना वो बेनिफिट। तो हम लोग को ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका, बट इन जनरल अभी गौरव दुआ, रितेश दुआ, नितिन दुआ, हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा कि ये लोग का कितना क्या है, कैसे। अभी यहाँ पे देखो, देख के तो समझ में आ रहा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ये लोग, बट हम लोग और थोड़ा चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन चेक कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं चेक करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, टोटल शेयर होल्डर 68,573, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप कितना है, टोटल 12 लोग हैं प्रमोटर ग्रुप के, 70% होल्ड करते हैं, तो है इन लोग का गेम में बहुत होल्ड है। म्यूचुअल फंड्स कितना है, 16 म्यूचुअल फंड्स है, 6.4% इन्वेस्टेड है। अभी कौन सा म्यूचुअल फंड है वो देख लेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 78 इन्वेस्टर्स है, 2.95%। बाकी पब्लिक है 19.67% स्टेक होल्डिंग के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये सब दिया हुआ है कि सब अच्छा है, हम लोग को इतना अवार्ड्स मिला, इकरा, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। सेफ्टी रेटिंग इकरा का तो ठीक है, वो लोग ने इकरा से ही काम करा है, इकरा को ही पैसा दिया है, तो ठीक है। फोर्ब्स, फॉर्चून, ये सब ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी इसके बाद हम लोग एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना आइडिया आया, अभी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, फिर हम लोग एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।